जब अग्निवीर स्कीम आई तो बहुत विरोध हुआ, युवाओं ने रेलवे जाम कर दिया, सड़कें जाम कर दी, खूब विद्रोह किया, जो कि लाजमी है। भाई बहुत सारे बच्चे सेना में जाने का सपना लेके बैठे हुए थे, अचानक नई स्कीम आ गई। आज से 10-20 साल के बाद का युद्ध कैसा होगा आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसमें सिर्फ ड्रोन्स होंगे और रोबोट्स होंगे। 20 साल बाद युद्ध होगा, कौन सैनिक जाएगा युद्ध लड़ने के लिए? कोई नहीं जाएगा। यहां के रोबोट फिर क्या खबर आएगी? भारत के महान रोबोट्स ने पाकिस्तान के 25 रोबोट्स को शहीद कर दिया, जमींदोज कर दिया। अब सर जय हिंद। कर्नल दीपक कुमार सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ लोगों की ये मानना है कि इंडियन आर्मी में स्ट्रेंथ इसलिए कम की जा रही है कि ताकि जो टेक्नोलॉजी है वो रिप्लेस करेगी ह्यूमन बींग्स को या जवान को। ये बहुत तेजी से कंसेप्ट फैल रहा है। कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी काम करेगी जो जवान काम करते थे। कैसे हम इसको देखें? और कहा जा रहा है कि इसलिए जो है 1 से 1.5 लाख जो है इंडियन आर्मी में जवानों की कमी की गई है, इसलिए अग्निवीर स्कीम को लाया गया है। क्या ये पॉसिबल है कि एक जवान को टेक्नोलॉजी जो है एलओसी या एलएसी पर रिप्लेस कर सके? हमने 7 अक्टूबर को जो इजराइल पे हमला हुआ था वो हमने देखा है कि किस प्रकार से वहां पर टेक्नोलॉजी के सारे इजराइल बैठा हुआ था, लेकिन हमास सब कुछ तहस नहस करता हुआ अंदर घुस गया। तो कितना वाकई में हम उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाए हैं जहां पर हम ह्यूमन को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करें? क्योंकि कुत्ते तो हमें चाइना से मंगवाने पड़ रहे हैं और गलगोटिया ने वो दिखाया भी है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो अग्निवीर है स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, इसका एम जो है जवान को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना तो नहीं था बिल्कुल। इसका एम तो ये था कि किसी न किसी तरीके से जो पेंशन बजट है उसको थोड़ा सा कम करें, कट करें। तो एक तो ये है। दूसरा, एक बीजेपी का हमेशा से एक मुद्दा रहा है नेशनलिज्म का और देशभक्ति की भावना। तो शायद वो प्लान ये था कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश में दी जाए, उससे थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आएगा लोगों में, क्योंकि हमारे देश में डिसिप्लिन की तो बहुत ही कमी है, आपको पता है। मतलब आप कहीं पे भी किसी शहर में सड़क पे चले जाइए, कहीं भी देख लीजिए, तो एक ये डिसिप्लिन अनुशासन आएगा। दूसरा, देशभक्ति की भावना बढ़ेगी और पेंशन बजट कम होगा। तो स्कीम का मतलब ये था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही हुई या नहीं हुई वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं अलग से दोबारा से। और जहां तक आपने कहा कि टेक्नोलॉजी जवानों को रिप्लेस करेगी, मैं नहीं समझता कि वो करेगी या गवर्नमेंट ऐसा सोच भी रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीमेंट तो करती है हमारे जो हम काम, जो भी मिलिट्री एक्शन है, चाहे सर्वेलेंस है ना, उसको जो है टेक्नोलॉजी से हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी जो है ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। एटलीस्ट अभी जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो नहीं कर पाएगी। और दूसरा, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे ही एंटी टेक्नोलॉजी भी जो है डेवलप हो रही है। ये हमने मतलब आज से नहीं, ये हमेशा से हो रहा है। भाई एयरक्राफ्ट आए तो एंटी एयरक्राफ्ट गन आई, टैंक आए तो एंटी टैंक गन आई, है ना। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने कहा कंप्यूटर्स से जो कमांड कंट्रोल सिस्टम लेंगे, तो उसमें फिर साइबर वॉरफेयर आ गया। तो ऐसे ही एआई को भी जो है हैक करने के लिए किया जा सकता है, एआई को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, बड़ा मैं कहूंगा कि कारगर ढंग से काम चल रहा है। और एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन माइंड जो है, या ह्यूमन सेंसेस है, या ये कहिए ह्यूमन कॉग्निशन है, एक वही एक ऐसी चीज है जो कि उसको भी हालांकि मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से भी ऊपर है। मैं ये कहूंगा कि वो टेक्नोलॉजी से ऊपर है, तो टेक्नोलॉजी उसको जो है रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, कुछ काम ऐसे जरूर है, कुछ टास्क, स्पेसिफिक टास्क हैं। अब जैसे बॉम्ब डिस्पोजल है, बड़ा खतरनाक काम है, तो उसमें वहां पे ह्यूमंस को क्यों खतरे में डालना है? या कहीं पे जो है जैसे रूम इंटरवेंशन है, वहां पे जो है
टेररिस्ट हैं घुसे हुए हैं अंदर और उसके आपने कमरे में दाखिल होना है, वहां पे आप रोबोट्स को, जैसे वो आप बता रहे थे कि वो कुत्ता जो चाइना चीन से से जो है हाँ इंपोर्ट किया गया है, उस तरीके के कुत्ते अगर हम अपने यहाँ पे बना के उनके ऊपर वेपन सिस्टम फिट करके कर सकते हैं या ड्रोन्स के जरिए कर सकते हैं, तो वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो हमारे जो ह्यूमन एफर्ट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्रयास किया भी जाना चाहिए कि जहां पे ह्यूमंस को जो है टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा सके। बस मैं क्योंकि आपने बीच में एक बात कही, तब से जब से आपने वो बात कही तब से मैं वही सोच रहा था, तो मुझे लगा जाते जाते मैं आपसे वो सवाल ले लूं। अब सरकार अगर बजट कम करना चाहती है या अग्निवीरों से आर्मी को यंग करना चाहती है, ये दो चीजें बड़ी, तमाम एक्सपर्ट यही कहते हैं। लेकिन जब मैं कभी सोचता हूं कि आप 17 से 22 साल तक आपने एज रख दिया अभी कि भाई 17 साल, 17.5 से 22 साल तक हो सकते हैं, तो पहले भी सर 17 से 21 साल तक की भर्ती होती थी, वही एज ग्रुप है, एज ग्रुप तो आपने कम नहीं किया। तो वो एक पॉइंट, और दूसरा आप सरकार कह रही है कि हम 1.5 लाख के आसपास जो है लोगों की भर्तियां करेंगे इस साल से, 2026 से। मेरा जो पॉइंट है जिसपे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा धैर्य से सुने और फिर इसका थोड़ा जवाब दें, कि जो जवान परमानेंट जवान जो है, अगर वो लेफ्टिनेंट अपनी सर्विस के 21 साल में बन जाता था भर्ती होने के बाद, 3-4 साल सर्विस के बाद, अब वो अग्निवीर पहले 21 साल 22 साल में रिटायर्ड होगा, फिर उसकी सर्विस 0 से काउंट होगी, फिर वो 3 साल 4 साल बाद जवान बनेगा, यानी कि 24-25 साल में एक जवान जो है वो लेफ्टिनेंट बनेगा, 28-29 साल में कोई एक जवान जो है वो नाइक बनेगा, 30-32 साल में जो है वो जाकर कहीं हवलदार बनेगा। तो क्या आपकी जो लीडरशिप है वो पूरी नहीं हो जाएगी? जो हवलदार 24 साल सर्विस करके रिटायर होता था कलर सर्विस, वो 28 साल करेगा, क्योंकि 4 साल उसके अग्निवीर के भी होंगे। सेम नाइक के लिए, सेम जेसीओ साहब जो 28 साल करके रिटायर होते थे, अब वो 32 साल नौकरी करेंगे, क्योंकि 4 साल तो अग्निवीर के भी हैं। तो जवान तो आपका यंग हो जाएगा, लेकिन आपकी जो लीडरशिप है, जिसने गाइड करना है, वो तो आपकी बूढ़ी होगी सर। कि मैं गलत हूं? थोड़ा सा मुझे बताइएगा। नहीं, जैसे कि मैंने कहा, देखिए कि हो सकता है कि इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में खामियां हों, और मुझे लगता है कि ये काम है भारत की जो सेनाओं के जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उनको सरकार तक ये बात पहुंचानी है कि ये स्कीम को जो है और कैसे इम्प्रूव किया जाए। जो आप बात कह रहे हैं कि अगर जो अग्निवीर हैं जिनको रिटेन किया गया परमानेंट, तो उनकी सर्विस जो है उसी दिन से शामिल की जाए, तो ये शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है ये, तो इसको कोई मतलब ये तो घर की बात है। एमओडी और आर्मी, एमओडी और डिफेंस सर्विसेज के बीच की बात है। इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कि जो चले गए छोड़कर जो है मतलब वो अलग है, लेकिन जो रह गए उनकी सर्विस उसी दिन से शामिल काउंट की जाए, तो उससे जो है आपका नेतृत्व भी यंग रहेगा। इसका ये एक पहलू है इस समस्या का। हो सकता है कि शायद कुछ और पहलू हों, वो समझते हो जो कि सर्विस हेडक्वार्टर्स हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं भी रिटायर हो चुका हूं और आप भी रिटायर हो चुके हैं। हमें नहीं मालूम कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन जो ओपन सोर्स में आ रही है, हम उसी के बेसिस पे अपना आकलन पेश करते हैं। क्योंकि आप भी आर्टिलरी से, मैं भी आर्टिलरी से हूं, तो मुझे इत्तेफाक से आर्टिलरी वाले ही मिले, अपने यूनिट के जवानों से भी बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने, एक ऑपरेटर था तो वो भी हवलदार, तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि मैंने अग्निवीर को कहा कि लाइन लेइंग कॉम्पिटिशन चल रहा है तो ड्रम पे खड़े हो जा पीछे। बोला सर मैं खड़े नहीं हो सकता, अभी मेरा पक्का नहीं है, आप परमानेंट हो, आप खड़े हो जाइए। तो बोला ये तो हालत है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन शुक्रिया कर्नल दीपक सर, आप आए और इस मुद्दे पर आपने बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर, जय हिंद, जय हिंद राजेश, थैंक यू सर, ध्यान रखिए अपना सर, थैंक यू सर।